अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इजी होने वाला है। सबसे पहले समझ लो कि आपने अगर आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का टॉपिक नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लिए, फिर बाद में इस चैप्टर पे आइए। तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज ये काफ़ी इजी चैप्टर मतलब टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले मान लो कि ना ये जनरली होता किससे, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज नाम में ये कि ना किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन से होने वाला अनीमिया मतलब अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। सबसे पहले इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन में जैसे हम देखते हैं कि ना एक हो गया ब्रोंकोलाइटिस या क्रोनिक इन्फ्लामेशन जैसे कि आरए और एसएलई या क्रोनिक नियोप्लाज्म जैसे हॉडकिंसन लिम्फोमा और एडोपैथिक जिस भी चीज़ से होने वाला अनीमिया मतलब अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो सबसे पहले इसके कॉज के बारे में बात कर ले। अभी हमने पढ़ा था मतलब देखा था कि ना कॉज सबसे पहले आएगा क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में सबसे पहले आता है ब्रोंकियोलाइटिस, दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसमें आएगा आरए और एसएलई और क्रोनिक नियोप्लाज्म। इसका एग्जांपल है हॉडकिंसन लिम्फोमा। हॉडकिंसन लिम्फोमा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले जब डब्ल्यूबीसी शुरू करूँगा तब डिटेल में बताऊंगा। और टॉपिक है एडोपैथिक। तो ये सब क्रोनिक इन्फेक्शन है। हम इसकी पैथोजेनेसिस पे जरा गौर करें। पैथोजेनेसिस तो पैथोजन सबसे पहले समझो कि ना कभी भी क्रोनिक इन्फेक्शन आ गया जैसे कि इनमें से जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, आरए और एसएलई या हॉडकिंसन लिम्फोमा या एडोपैथिक कोई भी चीज़ हो गया, जब भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, मान लो ये हुआ क्रोनिक इन्फेक्शन, जनरली बॉडी रिस्पॉन्स करेगा कि साइटोकाइनिन रिलीज करेगा। तो मोस्ट कॉमन रिलीज होने वाले साइटोकाइनिन है IL-1 और IL-6। तो क्या करेगा, रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन। मोस्ट कॉमन रिलीज साइटोकाइनिन है IL-1 और IL-6। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन है। अब जब भी साइटोकाइनिन रिलीज होगा सीधा एक्ट करेंगे लिवर पर। एक्ट्स ऑन लिवर, जब भी लिवर पे एक्ट करेगा तो लिवर प्रोड्यूस करेगा हिप्सिडिन। तो हिप्सिडिन का लेवल जब बढ़ेगा, हिप्सिडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि ना जब भी हिप्सिडिन का लेवल बढ़ेगा तो हिप्सिडिन क्या करेगा, फेरोप्रोटीन पे एक्ट करेगा। समझ लो कि ये अपना फेरोप्रोटीन पे एक्ट करेगा। मेनली जब फेरोप्रोटीन पे एक्ट करता है तो फेरोप्रोटीन का रोल है कि ना वो डिग्रेडेशन ऑफ फेरोप्रोटीन हो जाएगा, मतलब ना वो सीरम फेरिटिन वाला जो आयरन है म्यूकोजल फेरिटिन से वो आगे पास ही नहीं होने देगा, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ फेरोप्रोटीन। जब फेरोप्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो सिंपल है कि जो एक्टिव का रिलीज है वो होगा नहीं आगे बोन मैरो में। जब बोन मैरो में आयरन नहीं पहुंचेगा तो सिंपल तब होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। और यहाँ पे हिप्सिडिन CFU कोलोनाइल फॉर्मिंग यूनिट, कोलोनाइल फॉर्मिंग यूनिट ये फॉर्म करेगा, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को कम कर देगा, मतलब नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। तो ये मेनली दो कॉज हो जाएंगे। रॉबिन्सन ने कभी भी ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं किया। एक तो उन्होंने मेंशन किया कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया और नॉर्मोसाइटिक अनीमिया दोनों होंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया को देना है।
मतलब आप समझो कि क्वेश्चन आ गया कि ना कौन सा एनीमिया हो जाएगा एनीमिया क्रोनिक डिसीज में, तो आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया टिक करना है इंस्टेंट ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन की ओर। सबसे पहले हमें करना है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आप समझो कि ना अगर यहाँ पे हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो सिंपल बात है कि आरबीसी कम है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें दूसरा है टीएलसी और प्लेटलेट काउंट, ये जनरली नॉर्मल रहेंगे। इसके रिलेटेड समझो कि आरबीसी इंडाइसिस की ओर देखें तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये तीनों काउंट या तो नॉर्मल रहेगा या तो कम हो जाएगा। रॉबिन्सन में से अभी भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है, एक तो नॉर्मल होगा तो केस में कम होगा। तो माइक्रोसाइटिक केस है तो ये जनरली कम होगा, अगर नॉर्मोसाइटिक केस है तो जनरली नॉर्मल रहेगा। अब इसमें एक और चीज आपको नोट करना है, ईएसआर का लेवल बढ़ जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसमें हम आगे जाते हैं आयरन प्रोफाइल की ओर। अब आयरन प्रोफाइल है, मान लो इसमें समझो कि ना सबसे पहला आएगा सीरम आयरन। इसमें सीरम आयरन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि ना फेरोप्रोटीन पे जब एक्ट करेगा तो सीरम आयरन निकलेगा ही नहीं, तो सीरम आयरन नहीं निकलेगा तो सीरम आयरन का लेवल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब इसमें सीरम फेरेटिन का लेवल की बात करें, सीरम फेरेटिन लेवल क्या होगा, अब जैसे म्यूकोजल फेरेटिन में मतलब ना म्यूकोजल फेरेटिन में सीरम आयरन सीरम फेरेटिन स्टोर हो जाएगा, अब फेरोप्रोटीन पे एक्ट करेगा पर सीरम फेरेटिन का कुछ तो उधर स्टोर रहेगा ना, तो इस हिसाब से सीरम फेरेटिन लेवल बढ़ जाएगा, ये इन केस में नॉर्मल रह सकता है। तो रॉबिन्सन में क्लियर मेंशन नहीं है, तो इंक्रीज और नॉर्मल ड्यू टू द इंक्रीज स्टोरिंग ऑफ आयरन इन म्यूकोजल फेरेटिन। अब टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन की डिक्रीज हो जाएगी, मेजर्ड यूजिंग एस फेरेटिन ओवर बिकॉज ऑफ ओवरलोड विथ आयरन। अभी इसका जनरली अपन ट्रीटमेंट को देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में जनरली आएगा कि ना ट्रीट द कॉज। अगर समझो कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है तो वो कॉज के लिए ट्रीट करो, अगर इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट जो है मॉनिटरिंग ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ाओ वगैरह वगैरह, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के चैप्टर में डिटेल में बताया। तो इस हिसाब से एनीमिया क्रोनिक डिसीज ये वाला टॉपिक अपना खत्म होता है और हम सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया शुरू करने जा रहे हैं। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमने पढ़ा था और एनीमिया क्रोनिक डिसीज पढ़ा, और सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया का। और आने वाले मतलब ना थैलासीमिया हेमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे क्योंकि ना वहाँ आपको डिटेल में समझ आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया से। तो सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया मतलब सिट्रो मीन्स मान लो आयरन, और ब्लास्टिक मीन्स होता है इमेच्योर प्रिकॉसर, मैच्योर प्रिकॉसर। अब सबसे पहले कि ना एक्सक्लूसिव आयरन डिपोजिशन इन एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर, मतलब आयरन का एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाना, आयरन का मान लो ओवरलोड हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन इन एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर। तो मतलब सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, इसकी मेनली हम कॉज देख लेते हैं। कॉज की अगर बात करें, एक तो ये होता है एक्वायर्ड, दूसरा है जेनेटिक। अगर हम जेनेटिक में देखें तो किसी भी एंजाइम की डिफिशिएंसी से, एंजाइम डिफिशिएंसी या एक्स लिंक्ड डिसीज,
और अगर हम एक्वायर्ड में देखें, एक्वायर्ड में जैसे कि अल्कोहल, एंटी टीबी ड्रग्स, आइसोनाजाइड और विटामिन B6 डिफिशिएंसी। अब इसकी पैथोजेनेसिस की ओर जाते हैं अपन। पैथोजेनेसिस, अब पैथोजेनेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लो कि ये सक्सिनाइल को है, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को है आला सिंथेस की मदद से, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, इसकी मदद से आला बनाता है। अब ये ले आला डिहाइड्रेटेज की मदद से प्रोबिलोजन। अब प्रोबिलोजन के काफी रिएक्शन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, मान लो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोफायरिन बनाएगा, प्रोटोफायरिन, और यहाँ पे अपना Fe के साथ मिलके फिरोचिलेटेस की मदद से, एंजाइम फिरोचिलेटेस की मदद से वो हीम प्रोड्यूस करेंगे। क्या कह देगा आपने, सक्सिनाइल कोएस से आला सिंथेस की मदद से ALA बना, और ALA डिहाइड्रेटेस की मदद से प्रोअल्बिनोजिन बना। प्रोअल्बिनोजिन कई रिएक्शन के बाद प्रोटोफायरिन बनाएगा, और जो आयरन है, जहाँ से आयरन डिफिशिएंसी आने में उसका आयरन का ऑब्जर्वेशन देखा हमने, तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन आ गया यहाँ पे, तो प्रोटोफायरिन और आयरन मिला के प्रोचिलेटेस की मदद से हीम बनाएंगे। प्रोसेस सिटोप्लास्टिक एनीमिया क्या, अगर मान लो कि ALA डिहाइड्रेटेस और फिरोचिलेटेस, ये तीनों एंजाइम की डिफिशिएंसी हो गई, एंजाइम डिफिशिएंसी हो गई, तो प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा। अगर प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ Fe इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर। तो सिंपल बात है कि ना, अगर तीनों एंजाइम में कुछ डिफिशिएंसी हो गई तो प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा, और प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा तो आयरन जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगा एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर के बीच में। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सिटोप्लास्टिक अनीमिया। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की ओर। आप भी समझो कि ना, ये अपना एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर है, तो इस एरिथ्रॉइड प्रिकॉसर में यहाँ पे आयरन आ चुका है। समझो अभी प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा, तो जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की पेरीन्यूक्लियर पोजीशन में यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, मेनली आयरन एक ही जगह रह के एक रिंग शेप बना लेगा, उसको हम बोलते हैं रिंग सिटोप्लास्टिक, रिंग सिटोप्लास्ट, ये वाला कंडीशन। मतलब रिंग सिटोप्लास्ट में हम डिटेल में पढ़े, रिंग सिटोप्लास्ट। यहाँ पे समझो कि ड्यू टू आयरन accumulating in mitochondria, आयरन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीन्यूक्लियर पोजीशन में आ गया। अब 5 से ज्यादा ग्रेन्यूल से वो क्या बनेगा, पेरीन्यूक्लियर लोकेशन में ना वो कवर कर लेगा 1/3 ऑफ न्यूक्लियस को। जैसे 1/3 ऑफ न्यूक्लियस कवर हो गया तो रिंग शेप सिटोप्लास्टिक बन जाएंगे। सिंपल है, इसका क्राइटेरिया है 5 और 5 से भी ज्यादा आयरन ग्रैन्यूल इन पेरीन्यूक्लियर लोकेशन प्लस
1/3 कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये वाले केस में रिंग सिट्रोप्लास्टिक हो जाएगा। जब हम इसको बोन मैरो एस्पिरेट करेंगे हमें ये दिखेगा एस्पिरेट। तो ये एक कॉमन पॉइंट है। और इसकी स्टेनिंग होगी वही आयरन के लिए जो स्टेनिंग होती है, स्टेन यूजिंग पर्शियन ब्लो। अब इसका कंप्लीट ब्लड काउंट करें हम। सबसे पहले समझो कि ना हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, TLC, और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, और MCV, MCH, MCHC इनका भी रिकॉर्ड नॉर्मल, क्योंकि ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया का पार्ट है। और पेरिफेरल स्मीयर, इसकी बात करें सबसे पहले मिलेंगे पेपनहाइमर बॉडीज, क्योंकि आयरन एक्यूमुलेशन इन मैच्योर RBC। और कोर्स बेसोफिलिक स्टिफनिंग मिलेगी अपने देखने, बेसोफिलिक स्टिफनिंग और माइक्रोसाइटिक सेल्स, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स या RBC कह लो। तो अब आते हैं हम आयरन की प्रोफाइल की ओर। आयरन प्रोफाइल, सबसे पहले बात करें तो सीरम आयरन का लेवल बढ़ जाएगा, सीरम फेरिटिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, और सीरम का टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और ट्रांसफेरिन इन सैचुरेशन इसका बढ़ जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट की ओर मेनली हम देखें तो फ्लेबेक्टोमी और आयरन के चिलेटर्स। तो इस तरह से हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया का पूरा पार्ट खत्म हो चुके हैं। आने वाला वीडियो हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले विटामिन B12 डिफिशिएंसी देखेंगे। अगर आपको ये प्लेलिस्ट में लिंक भेज दूंगा ऊपर, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लें और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें।